हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल डिवीज़न में हम माइटोसिस, मियोसिस इसके बारे में देखेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम माइटोसिस के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे और इसमें कौन सी क्या स्टेज हैं और उसमें कैसे डिवीज़न होता है क्रोमोसोम का, इसे बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप टेलीग्राम ग्रुप लिंक में जुड़ सकते हैं। आपको जो ग्रुप लिंक है वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप उसमें ग्रुप में ऐड हो जाएं। चलिए हम देखते हैं कि सेल डिवीज़न क्या होता है। तो आपका जो सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न अब पहला ये आता है कि सेल डिवीज़न क्यों करते हैं, सेल डिवीज़न है क्या। तो सेल डिवीज़न को देख लेते हैं। सेल डिवीज़न क्या है? सेल डिवीज़न किसका डिवीज़न करवाना है? सेल का। पहली बात, हमें क्या करवाना है? सेल का डिवीज़न करवाना है। ये सेल है, इसको हमें क्या करवाना है? इसके हमें ऐसे टुकड़े, इस तरह के, ऐसे 1 2 4 1 2 4 जितने भी आप कहें, तो उस प्रकार का हमें डिवीज़न करवाना है। इसका क्या करवाना है? इसे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? इसे करना है डिवाइड। अब बात आती है कि डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करना। तो डिवाइड करने का एक दो तरीके ऐसे हो सकते हैं। या तो इसे हम सेम ऐसे इसी जैसा डिवाइड करके बनाएं। सेम जो मदर सेल है, ये मदर सेल है, इसके जैसा ही डॉटर सेल बनाएं डिवाइड करने के बाद। ये कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि सेम कैसे बनेगा, क्योंकि डिवाइड तो उसी से करवाना है, फिर भी ऐसे कैसे डॉटर सेल से हम आएगा। या तो उससे छोटा या उससे हाफ हाफ नंबर के हम कैसे हाफ हाफ नंबर के डॉटर सेल बनाएं। कैसे? हाफ हाफ नंबर के डॉटर सेल बनाएं, ठीक है, उससे छोटे डॉटर सेल बनाएं। तो इसको हमें क्या करना है? सेल को हमें इसमें डिवाइड करवाना है। पहला एम इसमें क्या रखना है हमें कि सेल को हमें डिवाइड करवाना है। क्या करवाना है? सेल को डिवाइड करवाना है। अब जो सेल को डिवाइड करवाने के लिए पहले हमें सेल को तैयार करना पड़ेगा, सेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसके लिए? डिवीज़न के लिए। ऐसे डिवीज़न करवा नहीं सकते, किसी में भी डिवीज़न करवाएं तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? सेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब सेल प्रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद हम उसका क्या करवाएंगे? डिवीज़न करवाएंगे। क्या करवाएंगे? डिवीज़न करवाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमारी सेल को प्रिपेयर होना है, देन डिवीज़न होना है। तो जब हमारी सेल प्रिपेयर हो रही होती है तो उसी को तो हम कहते हैं इंटरफेज। उसी को क्या कहते हैं? इंटरफेज। उसी को कहते हैं इंटरफेज। और जो प्रिपेयर होने के बाद जो डिवीज़न होता है उसी को हम कहते हैं माइटोटिक फेज। क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज या माइटोटिक डिवीज़न। क्या कहते हैं? माइटोटिक फेज या माइटोटिक डिवीज़न। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सेल डिवीज़न को जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसे इंटरफेज कहते हैं, और फिर माइटोटिक फेज क्या होता है। ये सबको मिला के हम इसमें जो टाइम लगता है इस इंटरफेज और हमारा माइटोटिक फेज में जो भी टाइम लगता है, इस पूरे टाइम के साइकिल को कह देते हैं सेल साइकिल। क्या कह देते हैं? सेल साइकिल। क्या कहते हैं? सेल साइकिल। तो आपने इसका अभी जनरल देख लिया कि क्या है इसमें। और क्या है कि सेल डिवीज़न में अब हम क्या करवा रहे हैं? एक सेल से सेल डिवीज़न में एक सेल से या तो हम 2 सेल का निर्माण करें, या तो 4 का करें, या तो 8 का करें। मतलब जब 2 का हो जाएगा तो हम 2 का है, 2 जब हो गए तो उससे 2 2 करके 4 बना सकते, उससे बना सकते 8। तो मतलब एक मिनिमम नंबर है कि 2 एक बार में 2 बनाएं या एक बार में 4 बनाएं। अब ये जो डॉटर सेल बन रही है वो किससे बन रही है? मदर सेल से। तो हम सेल डिवीज़न को हम क्या कह सकते हैं?
हम सेल डिवीजन की यदि हम डिफिनीशन देखेंगे तो सेल डिवीजन में हम डिफिनीशन देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम मदर सेल, ये एक नॉर्मल हो गई मदर सेल। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम मदर सेल, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल डिवीज़न। ठीक है, अब जब हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल, तो अब डॉटर सेल कैसी होगी, किस तरह की होगी, और मदर सेल किस तरह की होगी। तो मदर सेल हमेशा जो होगी वो होगी डिप्लॉयड होगी। कैसी होगी, डिप्लॉयड, याद रखिएगा कैसी होगी, डिप्लॉयड। तो मदर सेल जो होगी वो डिप्लॉयड होगी, और आपकी जो डॉटर सेल होगी, डॉटर सेल या तो आपकी हैप्लॉयड हो सकती है, हैप्लॉयड हो सकती है, या तो आपकी ये डिप्लॉयड हो सकती है। अब यहीं पे दिक्कत है कि हम डिवीज़न करके डिप्लॉयड से डिप्लॉयड कैसे बनाएं और डिवीज़न करके हम हैप्लॉयड कैसे बनाएं। ठीक है, तो यदि हम कह दें फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल्स फ्रॉम डिप्लॉयड मदर सेल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी एक कोई डिवीज़न होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ, अब कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स फ्रॉम डिप्लॉयड मदर सेल्स, तो ये भी आपका कोई डिवीज़न हो जाएगा। तो क्या है ये, हैप्लॉयड कब बनता है, डिप्लॉयड कब बनता है, इसे हम देखते हैं। तो डिवीज़न, सेल डिवीज़न के बारे में हमने अभी चर्चा किया, सेल डिवीज़न को हम देख लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब प्री एग्जिस्टिंग मतलब उसके पहले जो प्री एग्जिस्टिंग पुरानी जो सेल्स है उससे जब फॉर्मेशन हो रहा है न्यू सेल का, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, या आप कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स फ्रॉम मदर सेल्स इज कॉल्ड आपका आर कॉल्ड सेल डिवीज़न। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या मदर सेल्स आर कॉल्ड सेल डिवीज़न। ये आपका सेल डिवीज़न, आप नॉर्मल सी ये परिभाषा लिख सकते हैं सेल डिवीज़न की। देन जो सेल डिवीज़न है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अब ये माइटोसिस और मियोसिस है क्या, तो आप ध्यान में रखिएगा, माइटोसिस जो होता है वो हमेशा आपकी सोमैटिक सेल में होता है। किस में होता है, सोमैटिक सेल में। अब ये सोमैटिक सेल क्या है, ये आपका प्लांट है, ये लीफ है प्लांट की। तो इसकी जो भी वेजिटेटिव, इसका जो पार्ट है, क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, जो इसका वेजिटेटिव पार्ट है जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, ग्रोथ जिसमें हो रही, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। और किसको छोड़ के, फ्लावर वाले पार्ट को छोड़ के, कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्शन में जो सेल्स भाग ले रहे हैं उनको छोड़ के जो भी प्लांट का बचा हुआ पार्ट है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसे हम, उसमें जो भी सेल होती हैं उसे हम कहते हैं सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल जो हैं वो किस में भाग लेती हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भाग लेती हैं ये, तो सोमैटिक सेल सेम अपने जैसी ही एक सेल, अपनी जैसे ही सेल का निर्माण करेंगी, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव में तो हो नहीं रही, इन्हें गैमेट तो बनाना नहीं है, इन्हें अपनी जैसे ही सेल बनाना है। तो ये जो सोमैटिक सेल हैं, ये मैंने बताया कि ये डिप्लॉयड होती हैं, तो डिप्लॉयड थी तो ये डिप्लॉयड बनाएंगी, डिप्लॉयड सेल। अब ये कितनी डिप्लॉयड सेल बनाती हैं, तो माइटोसिस में आपकी 2 डिप्लॉयड सेल बनती हैं। कैसे 2, लेकिन यहाँ तो 2n है, यहाँ ये दोनों को जोड़ेंगे 4n हो जाएगा। तो आखिर ये 2n और कहाँ से आ गया, तो इतना जेनेटिक मटेरियल कैसे आ गया, ये अभी हम समझेंगे। तो हमने अभी देखा कि 2 डिप्लॉयड सेल्स का जो निर्माण है वो आपकी किससे हो रहा है, मदर सेल से हो रहा है, सोमैटिक सेल से हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ 2 डिप्लॉयड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स फ्रॉम किससे, सोमैटिक सेल या सोमैटिक डिप्लॉयड मदर सेल से, उसे क्या कहते हैं हम, माइटोसिस।
ठीक है, आपने माइटोसिस देख लिया किसमें, सोमेटिक सेल में। मियोसिस में आपका जो हैप्लॉइड सेल होता है, क्या हैप्लॉइड सेल, मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। कितनी, 4। अब 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है किससे, डिप्लॉइड सेल से। अब ये डिप्लॉइड सेल कौन सी डिप्लॉइड सेल, ये होगी रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हमने छोड़ दिया था। रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी होगी, रिप्रोडक्टिव सेल। ये कौन सी सेल होगी, रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे हम कहते हैं जर्मिनल सेल्स। क्या कहते हैं, जर्मिनल सेल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल जो रिप्रोडक्शन में भाग लें, उन सेल में कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। कौन सा होगा, मियोसिस। उसमें क्या होगा कि हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, कैसी, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। मतलब उसमें भी डिवीजन, इसमें भी डिवीजन, बस अंतर क्या है कि इसमें डिप्लॉइड सेल बनेंगी, इसमें हैप्लॉइड सेल बनेंगी। इसमें डिप्लॉइड में 2 डिप्लॉइड बनेंगी, इसमें 4 हैप्लॉइड बनेंगी। क्या बनेगी, 4 हैप्लॉइड बनेंगी मियोसिस में। तो आपने देख लिया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, तो हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे माइटोसिस क्या है। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में। तो सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल देख लेते हैं। तो जो सेल साइकिल है, सेल डिवीजन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, सेल डिवीजन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, ये मैंने अभी बताया भी है। जो सेल साइकिल कंप्लीट कितने भागों में होती है, एक होती है इंटरफेज में, मैंने बताया अभी, इंटरफेज। और सेकेंड होती है आपकी माइटोटिक फेज। क्या होती है, माइटोटिक फेज। अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरफेज में हम सेल को क्या करवाएंगे, प्रिपेयर करवाएंगे, सेल को प्रिपेयर करवाएंगे। मतलब अब मान के चलें कि किसी की शादी हो रही है, तो शादी जब शादी हम करवा रहे होते हैं, तो उसको शादी के लिए, मान लीजिए दूल्हा है, ये दूल्हा है। अब दूल्हा को हमें ले जाना है, ये लड़का है, इसको दूल्हा बनाना है, इसको शादी के लिए ले जाना है। तो क्या होगा, पहले इसे हमें तैयार करना पड़ेगा। इसे तैयार करेंगे, देन इसके बाद इसे शादी के लिए इसे ले जाएंगे, मैरिज के लिए। इसी में यदि आप गर्ल्स को देख लें तो उसमें कुछ ज़्यादा ही होता है। तो पहले हम क्या करना है, सेल को प्रिपेयर करना है, देन इसके बाद हम उसे डिवीज़न में ले जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, सेल का प्रिपेयर इंटरफेज में होगा, एंड उसके बाद डिवीज़न उसका माइटोटिक फेज में होगा, और सभी का पूरा टाइम मिला के हमें कह दिया जाता है सेल साइकिल। ठीक है, कि सेल साइकिल को, मतलब सेल डिवीजन को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लग रहा है, वो क्या कहलाता है, 1 सेल साइकिल। ठीक है, तो आपका इसमें इंटरफेज हम देखेंगे कि इंटरफेज में सेल कैसे प्रिपेयर होगी, माइटोटिक फेज में कैसे, माइटोटिक फेज कैसे होगा, इसमें कैसे डिवीजन होगा। अब डिवीजन होगा किसका, सेल का डिवीजन होना। सेल का डिवीजन में पहले उसके अंदर जो मटेरियल है उसका डिवीजन हमें कराना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम उसकी मेम्ब्रेन का डिवीजन कराएंगे। तो ऐसे हम डिवीजन पढ़ेंगे, माइटोटिक डिवीजन को भी। तो हम इंटरफेज में किसका, डीएनए का सिंथेसिस, इसे डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। अब ये डीएनए सिंथेसिस फेज इसे क्यों कहते हैं, अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अभी देखते हैं पहला इंटरफेज। ठीक है, तो इंटरफेज मतलब प्रिपेयर जब हमें करवाना है, ये ध्यान रखिएगा, प्रिपेयर। अब किसको करवाना है प्रिपेयर, सेल को। जब सेल को प्रिपेयर करवाना है किसके लिए, डिवीजन के लिए। अब आप मुझे बताएं कि जब डिवीजन के लिए हमें सेल को प्रिपेयर करवाना है, तो डिवीजन तो माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। माइटोसिस भी डिवीजन है, मियोसिस भी डिवीजन है, तो सेल को तो दोनों में प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो इंटरफेज प्रोसेस है, ये कॉमन प्रोसेस है, दोनों में ये प्रोसेस होती है, दोनों डिवीजन में होती है। कैसे कि सेल को तो प्रिपेयर करवाना ही पड़ेगा डिवीजन के लिए। अब सेल को कैसे प्रिपेयर करवाते हैं, क्या है, ये देख लेते हैं। तो मतलब सेल को प्रिपेयर करवा रहे हैं आपका इंटरफेज। क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज में हम जब सेल का जो प्रिपेयर करवाते हैं, तो ये आपका डायग्राम से देख लेते हैं। आप इसमें जानते होंगे, इसमें इंटरफेज में 3 और फेज होती हैं। क्या, कौन कौन सी होती हैं,
एक होती है G1, एक होती है G1, एक होती है S, एक होती है G2। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है G1, एक होती है S, फिर होता है G2। ये 3 फेज होती हैं, ठीक है। तो जो G1 फेज है, तो G1 फेज हम यहाँ लिख दे रहे हैं G1, G2, G1, इसके बाद S फेज, इसके बाद G2 फेज, ठीक है। आपका ये हो गया। ये जो होता है ये आपका होता है माइटोटिक फेज, जिसमें क्या होता है? डिवीजन होना है, माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक फेज, ठीक है। तो इसमें आपका ये हो गया, ये आपका हो गया G1 फेज। G1 फेज में अब क्या होगा ये देखते हैं। G1 फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। क्या सही है? सॉरी, ये गलत है, डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता, मैंने गलती से लिख दिया। G1 में होता है प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन एंड आरएनए का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन एंड आरएनए का सिंथेसिस होता है किसमें? इसमें G1 में। यही अब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो G1 में होगा वो G2 में होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। G से वो भी स्टार्ट हो रहा है G फेज, एंड G से ये भी स्टार्ट हो रहा है G2 फेज। तो इसमें जो होगा वो G2 में भी होगा। बस अंतर क्या है मैं बताता हूँ। इसमें भी क्या होगा? प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। इसमें भी क्या होगा? प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। और जो एस फेज है, एस फेज में हमारा होगा सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। किसका सिंथेसिस? डीएनए का सिंथेसिस होगा एस फेज में। अब क्या है कि ये हमारी सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स, और इसमें साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ है। तो ये जो न्यूक्लियस में डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, जो भी इस सेल में क्या है? आरएनए, प्रोटीन। तो इसको हमें क्या करना है? डबल करना है। जब डबल करेंगे, जब ये 2n है, इसका जेनेटिक मटेरियल हमें क्या करना है? मान के चलें इसके जेनेटिक मटेरियल का साइज़ है 10 kb, तो इसको हम डबल करके 20 kb बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 20 kb। तो डबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन एंड आरएनए का सिंथेसिस करना पड़ेगा, उसके अंदर जो भी मटेरियल है सबका सिंथेसिस करना पड़ेगा, और एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस करना पड़ेगा, एंड G2 में बची हुई जो भी प्रोटीन और आरएनए हैं उनका सिंथेसिस करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कि यस फेज में और क्या होता है। यस फेज में ये होता है, इसके बाद एक प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ध्यान रखिएगा, यस फेज में कोहेसिन। कौन सी? कोहेसिन। कोहेसिन प्रोटीन का सिंथेसिस एस फेज में होता है, और G2 फेज में एक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ट्यूबुलिन। कौन सी? ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस किस में होता है? G2 में। किस में होता है? G2 में। अब इसमें हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, और जो भी सेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो सब कुछ यहाँ पे क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। किसको छोड़ के? डीएनए को छोड़ के। अब डीएनए फिर जब वो एस फेज में जाती है, तो एस फेज में जाकर
जब सेल यस फेज में जाती है तो वहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है। इसके बाद भी यदि सेल में कुछ भी सिंथेसिस होने के लिए बचता है तो वो प्रोटीन और आरएनए और जो भी प्रोटीन्स नहीं बनती हैं तो वो G2 फेज में सिंथेसिस उनका हो जाता है। अब हमारी यहाँ तक सेल जाकर हो गई तैयार। क्या हो गई? सेल इस फेज में जाके क्या हो गई? तैयार हो गई। किसके लिए? डिवीजन के लिए। क्या होगी? डिवीजन के लिए तैयार हो गई। इसी को हम कहते हैं इंटरफेज। इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें आपका 14 से 24 घंटे ये वेरिएशन मिलता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइम लगता है। यूजुअली जो है तो इसमें आपको 10 से 12 घंटा इसमें लगते हैं, 10 से 12 घंटे इसमें लगते हैं और 6 से 8 घंटे इसमें लगते हैं, 6 से 8 घंटे और 10 से 12 घंटे इसमें लगते हैं, 10 आवर्स के आसपास इसमें लगते हैं। ठीक है, या 10 या 6 से 8 और इसमें 10 घंटे, ये वेरिएशन मिलता है। कहने का मतलब ये 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है जो इंटरफेज है। और इसमें आपके माइटोटिक डिवीजन में 1 घंटे का टाइम लगता है। कितना लगता है? 1 घंटे का। ठीक है, इतने में हमारा सेल डिवीज़न क्या हो जाता है? परफॉर्म होता है। पूरा सेल डिवीज़न ख़त्म हो जाता है। 1 घंटे में माइटोटिक डिवीज़न और 24 घंटे में आपका ये। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने देख लिया कि सेल का डिवीज़न कैसे हो रहा है। रफ कर लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपका डीएनए है, प्रोटीन, ये साइटोप्लाज्म। इसका जो सेल का जो पूरा मटेरियल था, डीएनए मटेरियल, उसका कितना था? 10 KB मान के चलें इसका साइज़ था। अब इसके मटेरियल का हमने इंटरफेज क्या किया? इंटरफेज परफॉर्म किया। इंटरफेज जब हुई, पूर्ण हुई इंटरफेज, तो इसका जो साइज़ हुआ वो इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा और ये हो गई 20 KB की। कितनी हो गई? 20 KB की। तो जब 20 KB की ये सेल हुई तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हो गई? हमारी डबल हो गई सब कुछ। क्या हो गया? डबल हो गया सब कुछ। अब ये किसके लिए तैयार है? सेल डिवीज़न के लिए ये सेल तैयार है। सॉरी, मतलब माइटोटिक डिवीज़न के लिए तैयार है। अब इसमें हम क्या करवाएंगे? माइटोटिक डिवीज़न। तो हम इसे अब कहेंगे मदर सेल। क्या कहेंगे? मदर सेल। मान लेते हैं यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये 4 क्रोमोसोम है। अब इनकी जब कॉपी बनेगी तो एक क्रोमोसोम की जब कॉपी बनेगी, ये ऐसे क्रोमोसोम है, जब इसकी ये कॉपी बनेगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो इसी प्रकार के 4 क्रोमोसोम इसमें होंगे। 4 क्रोमोसोम को हम लेके चलेंगे तो हमें अच्छा समझ में आएगा कि कैसे डिवीज़न हो रहा है। तो ये 4 क्रोमोसोम है, इसी प्रकार के इसमें 4 सेट हो जाएंगे, 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसका एक कॉपी, इसका कॉपी ये, इसका कॉपी ये, समझ गए होंगे। तो हम इसे मदर सेल मान के चलते हैं। ये प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसमें हम करवाते हैं माइटोटिक डिवीज़न। क्या करवाते हैं? माइटोटिक डिवीज़न। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं कि माइटोटिक डिवीज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोटिक डिवीज़न। मान के चले माइटोटिक डिवीज़न हो गया। इसके बाद हमारा होगा क्या? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, जो साइटोकाइनेसिस होगा वो होगा एनिमल में अलग तरीके से होता है और प्लांट में अलग तरीके से होता है। प्लांट में आपकी सेल प्लेट बन जाती है। क्या बन जाती है? सेल प्लेट, जिससे सेल प्लेट बन के जिससे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में क्या करवाते हैं? साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। और एनिमल में हमारी क्या बन जाती है? क्लीवेज फर्रो बन जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लीवेज
क्या बन जाती है, क्लीवेज फर्रो। तो उससे क्या होता है, उससे डिवीजन हो जाता है हमारा साइटोप्लाज्म का। तो हम देख लेते हैं जो माइटोटिक डिवीजन है, इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन में हमारा न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। किसका, ध्यान रखिएगा, किसका, न्यूक्लियर का। अब सेल में है क्या, और न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस है, किसका, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो मतलब हमारी सेल डिवाइड होके एक नई सेल बना ली। तो जो हमारा न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। जो सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो शब्द किसने दिया, इसे दिया सिल्डर ने। किसने दिया था, सिल्डर ने। और साइटोकाइनेसिस शब्द दिया था व्हाइटमैन ने। किसने दिया था, व्हाइटमैन ने। जो साइटोकाइनेसिस शब्द दिया वो व्हाइटमैन ने दिया, और कैरियोकाइनेसिस जो दिया सिल्डर ने दिया। ये ध्यान में रखिएगा। ये होते क्या है, कैरियोकाइनेसिस में आपका न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये माइटोटिक डिवीजन जो होता है, क्योंकि हमारी जो सेल है, सेल प्रिपेयर हो गई है, तो अब इसमें हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन कराएंगे माइटोटिक डिवीजन में। इसके बाद साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन करवाएंगे तो उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो हम देख लेते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो इंटरफेज में आपके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम कि सब लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेज क्या है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के, अब सेल साइकिल के मैंने दो पार्ट आपको बताए थे, एक था इंटरफेज और एक था आपका माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज में सबसे ज़्यादा समय लगता है, ऑलमोस्ट 24 घंटे का। तो लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल की। अब लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज की लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज G1 फेज होती है। G1 आप देख रहे थे, सबसे ज़्यादा समय लग रहा था G1 फेज में, जिसमें क्या होता है, DNA और जिसमें RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। RNA एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है आपने देखा था इंटरफेज का, एक था G1 S एंड G2 फेज। G1 S एंड G2 फेज, इसको जो क्लासिफाइड किया वो हार्वर्ड एंड पेल्क ने किया था। किसने, हार्वर्ड एंड पेल्क ने क्लासिफिकेशन किया। इसकी 3 सब स्टेज दी। एक आपकी दी G1 S एंड G2। मैंने बताया था G2 फेज में आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, और S फेज में आपका कोहेसिन का निर्माण होता है। कोहेसिन प्रोटीन का, वो प्रोटीन दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच पाई जाती है। उनको क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, उनको अटैच करवाने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्रोमेटिड्स ये जो आपकी क्रोमेटिड्स हैं, ये इनके बीच, और साफ ये आपकी जो क्रोमेटिड्स हैं, इनके बीच जो प्रोटीन है, ये जिससे अटैच हैं, ये प्रोटीन का नाम है कोहेसिन। क्या नाम है, कोहेसिन। कोहेसिन प्रोटीन किससे अटैच होती हैं, कोहेसिन प्रोटीन से। किससे अटैच होती हैं, कोहेसिन प्रोटीन से। तो आपने इंटरफेज देख लिया। इसके बाद आते हैं इंटरफेज में, ये आपका डायग्राम है। इंटरफेज का डायग्राम आप देख लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा कि G2 फेज में क्या होता है, RNA प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। S फेज में DNA सिंथेसिस होता है, एंड G1 फेज में आपका RNA एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, G1 S एंड G2 फेज ये ऐसे आपका परफॉर्म हो रही है, देख रहे हैं ऐसे। ये गई आपकी M फेज में। जब यहाँ डिवीज़न हो गया, अगेन जब डिवीज़न स्टार्ट होगा तो फिर स्टार्ट ऐसे होगा, ऐसे ये ठीक है। तो आपने आप ये चित्र बना लीजिएगा। अब देखते हैं माइटोटिक फेज को। तो माइटोसिस का जो मेन स्टार्ट होता है, क्योंकि वो तो इंटरफेज सबके लिए नॉर्मल है, मतलब वो जनरल प्रोसेस है, वो माइटोसिस में भी होगी और मियोसिस में भी होगी। जो इंटरफेज होगी, जो आपकी इंटरफेज होगी, वो आपकी माइटोसिस में भी होगी और मियोसिस में भी होगी। किस में होगी, माइटोसिस एंड मियोसिस में भी होगी। माइटोसिस एंड मियोसिस में दोनों में होगी इंटरफेज। मैंने बताया सेल को प्रिपेयर होना है। अब आते हैं माइटोसिस में।
किस में आते हैं? माइटोसिस में। माइटोसिस के और क्या अदर नेम है? माइटोसिस की मैंने आपको बताया था, उसकी परिभाषा क्या थी? फॉर्मेशन ऑफ टू डिप्लॉयड आइडेंटिकल डॉटर सेल from diploid somatic mother cell। ये हो गया आपको, ये मैंने बताया। फॉर्मेशन ऑफ टू डिप्लॉयड सेल, किसका निर्माण? द्विगुणित कोशिका का निर्माण, जो सिमिलर होंगी किसके जैसी? मदर सेल जैसी होंगी। 2n से 2 सेल का निर्माण होगा, 2n। यहाँ हम कर चुके हैं, ये इसको प्रिपेयर करवा चुके हैं, इस सेल को प्रिपेयर करवा चुके हैं। तो जब इसका सेल का जो डीएनए था वो 20 kb का हो गया है, तो 10 kb हम इसे दे देंगे, 10 kb इसे दे देंगे, तो हमारी जो सेल है वो 2n बनी रहेगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है, 2n बनी रहेगी। ठीक है, तो जो माइटोसिस डिवीज़न है उसके कई अदर नेम हैं। माइटोसिस डिवीज़न को हम कहते हैं होमोटिपिक डिवीज़न। होमोटिपिक, होमो मीन्स होता है एक जैसा, किसा कैसा? एक जैसा। होमो मीन्स होता है सिमिलर, एक जैसा, सिमिलर। होमोटिपिक डिवीज़न भी कहते हैं, इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। आप इक्वेशन आप जानते होंगे, इक्वेशन जो आपका बराबर जो होता है इक्वेशन कि यहाँ का जो होगा RHS एंड LHS जो होगा आपका, वो दोनों बराबर होंगे। तो ऐसे ही जो डॉटर सेल एंड मदर सेल दोनों का जो दोनों जब बनती हैं तो उनका दोनों का मटेरियल बराबर होता है। क्या होता है? मटेरियल भी बराबर होता है। और वो जो बन के जब डॉटर सेल तैयार होती हैं वो एक जैसी होती हैं, किसकी जैसी? मदर सेल जैसी। तो इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, होमोटिपिक डिवीज़न। सोमैटिक डिवीज़न कहते हैं क्योंकि सोमैटिक सेल में होता है। किस में होता है? सोमैटिक सेल में, इसलिए सोमैटिक डिवीज़न। इक्वाटोरियल डिवीज़न भी कहते हैं। अब ये मैं बताऊंगा इक्वाटोरियल डिवीज़न इसे क्यों कहते हैं, अभी आप लेक्चर में बने रहें, इसको मैं आपको बताऊंगा इक्वाटोरियल डिवीज़न क्यों कहते हैं इसे आइडेंटिकल डिवीज़न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिकल डिवीज़न, क्योंकि सेम वैसे ही बनती है। आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम, सिमिलर, मदर सेल जैसी बनती है, इसलिए आइडेंटिकल डिवीज़न कहते हैं। जो माइटोसिस टर्म दिया वो फ्लेमिंग ने दिया। किसने? फ्लेमिंग ने 1882 में। याद रखिएगा, ये नॉर्मल पॉइंट है, इसके किसे कौन कौन से नाम से जाना जाता है ये आप देख लिए। इसके बाद हम आते हैं माइटोसिस का जो आपका माइटोटिक फेज। कौन सा? माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। अब जब इंटरफेज को हमने हावर्ड एंड पेल्क ने 3 सब स्टेज में बांटा था, G1, S एंड G2 में, ऐसे माइटोटिक फेज को हम 3 फेज में, 4 फेज में हम इसे पढ़ते हैं। प्रोफेज, पहला प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज एंड थर्ड एनाफेज एंड 4 टीलोफेज। अब इसमें आपको मैं पहले जनरल समझा देता हूँ क्या होगा। हमें डिवीज़न करवाना है तो डिवीज़न ही इसमें स्टार्ट करना है, तो डिवीज़न एकदम से तो हो नहीं जाएगा, स्टार्ट होगा बाद में ख़त्म होगा। प्रोफेज सबसे ये लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, सबसे कम टाइम इसमें लगता है। एनाफेज में सबसे कम किस में लगता है? एनाफेज में। अब जो प्रोफेज है, प्रोफेज में होना क्या है? ये सेल है, सेल में जो ये आपका जेनेटिक मटेरियल होगा, क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा? हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन के फॉर्म में।
हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन के फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उलझा होगा। कैसा होगा? उलझा होगा। तो इसको हमें क्या करवाना पड़ेगा? इसको जब ये उलझा होगा तो इसे क्रोमोसोम के रूप में लाना होगा, क्रोमोसोम क्रोमेटिन के रूप में। ठीक है, पहला ये। तो इसे हमें कंडेंस्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसा? कंडेंस्ड। ये थिकेस्ट हो जाए थोड़ा, क्रोमोसोम विजिबल होने लगे, ये सब इसमें करवाना पड़ेगा। और इसके पहले ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस को कोई वर्क नहीं है इनका, न्यूक्लियस को डिजॉल्व करना पड़ेगा, डिजॉल्व हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगी। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी डिसअपियर होना पड़ेगा। तो ये सब डिसअपियर होके हमारी सेल में क्या एपियर होगा? ओनली क्या दिखाई देगा? ये जो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मेटाफेज में जेनेटिक मटेरियल एक प्लेट में, एक बीचों बीच, सेल के बीचों बीच। कहाँ पे? सेल के बीचों बीच। ये बीच है सेल का, बीच में आ जाएगा जेनेटिक मटेरियल। क्या हो जाएगा? जो क्रोमोसोम होंगे वो बीच में आ जाएंगे। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम का डिवाइड करवाना है। बस आपको ध्यान रखना, नॉर्मल क्रोमोसोम को क्या करवाना है? डिवाइड करवाना है, क्रोमोसोम को डिवाइड करवाना है। और टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में इस टीलोफेज को ही कहते हैं रिवर्स प्रोफेज। क्या कहते हैं? रिवर्स प्रोफेज। जो कुछ प्रोफेज में हुआ था वो सब उसका उल्टा इसमें हो जाएगा। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, उसका सब सेल के अंदर जो भी है वो अगेन एपियर होना लगेगा। क्या होने लगेगा? एपियर दिखाई देने लगेगा, बन जाएगा अलग अलग सेल में। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसे हम अगेन कैसे पढ़ लेते हैं? फेज वाइज पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। अब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पापा मम्मी आते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, पापा मम्मी आते हैं। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज को हम 3 सब स्टेज में बांट देते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले इंटरफेज हो गई, इंटरफेज के बाद हम माइटोटिक फेज पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। माइटोटिक फेज में पहली फेज पढ़ रहे हैं हम प्रोफेज। प्रोफेज के 3 भाग हैं, प्रोफेज, 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 मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज। क्या है? लेट प्रोफेज। और प्रोफेज को अर्ली प्रोफेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ली प्रोफेज। ठीक है, इसे अर्ली प्रोफेज भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इन फेज में क्या होगा? ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस है। क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस में, अब ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल थिन, जो क्रोमेटिन होंगी, क्रोमेटिन थिन होती जाएंगी। और आपका वो किस स्ट्रक्चर में आ जाएंगी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें इतना ध्यान रखना है, किसमें? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, किसमें है ये? प्रोफेज में। प्रोफेज का कौन सा? अर्ली प्रोफेज में क्या क्या होना है? क्रोमेटिन थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थिन क्रोमेटिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन क्या होंगी? एपियर होने लगेंगी। इसके बाद हमारा आएगा मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज में क्या होगा? मिड प्रोफेज में ये आपकी जो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका डिसिपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसिपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपका इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड फॉर्म में, किसमें? कंडेंस्ड फॉर्म में। कैसा? ऐसा। इसका जो आपको डायग्राम बनाना है ऐसा, कंडेंस्ड फॉर्म में। कैसा? कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा। कंडेंस्ड बहुत पूछा जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में। कंडेंस्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? क्रोमेटिन्स कंडेंस्ड फॉर्म में एपियर होने लगेंगे। कैसे? कंडेंस्ड फॉर्म में एक दूसरे से लिपटे हुए क्रोमोसोम एंड दिखाई देंगे उसमें आपको। और इसमें क्या होने लगता है? स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनका फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला ही होता है, स्टार्ट शुरू नहीं होता। इसके बाद आपका आता है लेट प्रोफेज। क्या आता है? लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज में ये आपकी सेल है, इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इसमें क्या हो जाता है? डिसपियर हो जाती है, डिसएपियर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, डिसएपियर हो जाती है। न्यूक्लियोलस डिसएपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूक्लियोलस डिसएपियर हो जाती है। और इसमें क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं। मतलब सेल में आपको इस अवस्था में, लेट प्रोफेज में, ओनली क्रोमोसोम ही विजिबल होंगे। क्या होंगे? क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं। ये है आपका लेट प्रोफेज। क्या है? लेट प्रोफेज। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि क्रोमोसोम विजिबल होने लगे हैं। अब इन क्रोमोसोम का सेटअप होगा। क्या होगा? सेटअप किसमें? बीचों बीच, सेल के बीचों बीच, जिसे हम कहते हैं मेटा। क्या कहते हैं? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? सेल के क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है उनका बीचों बीच सेटअप होना है। ओनली क्या होना है? सेटअप होना है। तो उसे हम देख लेते हैं। ये आपकी सेल है। क्या है? ये सेल है। ये इसका इक्वाटोरियल, बस यही आपको आ गया। ये प्लेट होगी बीचों बीच। क्या है? ये प्लेट है, जिसे हम कहते हैं इक्वाटोरियल प्लेट। क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल प्लेट। बस इक्वाटोरियल प्लेट में ये जो क्रोमोसोम हैं वो सेटअप होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं इक्वाटोरियल डिवीजन। क्या कहते हैं? इक्वाटोरियल डिवीजन। मैं बता रहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इक्वाटोरियल प्लेट में क्रोमोसोम का सेटअप होना मेटाफेज में। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्रोमोसोम है। क्या है? ये क्रोमोसोम। ऐसे सेटअप हो जाएंगे। कैसे? ऐसे सेटअप हो जाएंगे। इनका क्या हो रहा है? सेटअप हो रहा है। किसका सेटअप? क्रोमोसोम का सेटअप किसमें? इक्वाटोरियल प्लेट में। किसमें? इक्वाटोरियल प्लेट में। यहाँ आपके ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाएगा। किसका? इसमें यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन क्या हो जाता है? हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें आप क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं।
क्रोमोसोम का स्टडी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया मेटाफेज तक। अब आप इसमें देख लेते हैं इसके क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें एक चीज़ होता है, आप देखेंगे, इसे रफ कर लेते हैं। मेटाफेज में हमने देखा क्रोमोसोम का सेटअप। अब थोड़ा सा हम डीप पढ़ते हैं, क्रोमोसोम का सेटअप किस प्रकार से होता है। ये हमारी सेल है, ये इक्वाटोरियल प्लेट है, ये क्रोमोसोम की सेल है, अब ये सेल है कोई मदर सेल जो मेटाफेज अवस्था में है। जब हमारी सेल में क्या हो, देखते जाएं। ये आपका ये आपका जब सेंट्रोमियर क्या हो, सेंट्रोमियर किससे अटैच हो, किसमें हो, इक्वाटोरियल प्लेट में अटैच हो, इक्वाटोरियल प्लेट से, किससे, इक्वाटोरियल प्लेट से। तो इस प्रकार के ओरिएंटेशन को कहते हैं ऑटो ओरिएंटेशन। मैं सोच रहा था आपको मियोसिस का भी बता दूं। किसका, मियोसिस का, मियोसिस का। तो मियोसिस में जो होता है उसमें होता है आपका कौन सा, को ओरिएंटेशन। कौन सा होता है, को ओरिएंटेशन। ऐसे कौन सा ओरिएंटेशन होता है, को ओरिएंटेशन। अब मैं इसका फंडा भी आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि सेंट्रोमियर दूर रहता है, किससे, सेंट्रोमियर इक्वाटोरियल प्लेट से क्या रहता है, दूर रहता है। ठीक है, वो डी अटैच, उसमें अटैच नहीं रहता। ठीक है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम से, उसमें क्रोमेटिड्स अटैच रहती हैं। क्या, क्रोमेटिड्स, ठीक है, क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स वो इक्वाटोरियल प्लेट से अटैच रहती हैं। इसको कहते हैं को ओरिएंटेशन, इसे कहते हैं को ओरिएंटेशन। कि ये किसका ओरिएंटेशन है, को ओरिएंटेशन या ऑटो ओरिएंटेशन। ये है क्रोमोसोम का ओरिएंटेशन मेटाफेज में। तो ये ऑटो ओरिएंटेशन जो है, तो ऑटो ओरिएंटेशन में आपका कुछ नहीं है। ऑटो ओरिएंटेशन में सेंट्रोमियर इक्वाटोरियल प्लेट से अटैच होगा और वो इक्वाटोरियल प्लेट में क्रम से क्या होंगे, सेटअप होंगे, उसे कहते हैं ऑटो ओरिएंटेशन। जिसमें टी आ जाए, ऑटो, टी, ये होता है माइटोसिस में। किस में होता है, माइटोसिस में। ऐसा ओरिएंटेशन किस में पाया जाता है, माइटोसिस में। जिसमें को, ध्यान रखिएगा बच्चा, को ओरिएंटेशन, तो ये होता है मियोसिस में। ये होता है मियोसिस में। किस में होता है, मियोसिस में। और जिसमें टी आ जाए, ये होता है ऑटो ओरिएंटेशन, इसमें। ठीक है, अब होती क्वेलिंग। दो प्रकार की क्वेलिंग होती क्रोमोसोम की। हम कहते हैं ना क्वेल्स कर जाना। अब आपस में जब वो चिपक जाते हैं, क्वेल्स कर जाते हैं आपस में, जो आपके क्रोमोसोम है वो कैसे कैसे लिपटते हैं अपने में। जैसे आपने देखा होगा ऐसे, ये क्रोमोसोम है मान के चलें, ठीक है, ये क्रोमोसोम क्वेल कैसे कर रहे हैं आपस में, कैसे क्वेलिंग उनकी कैसी हो रही, कैसी क्वेलिंग। तो क्वेलिंग दो प्रकार से होती है क्रोमोसोम की। एक होती है प्लेक्टोनेमिक, एक होती है पैरानोमिक। कैसी कैसी होती है, एक होती है प्लेक्टोनोमिक, एक होती है पैरानोमिक। तो प्लेक्टोनोमिक जो क्वेलिंग होती है वो ट्विस्ट रहते हैं। कैसे रहते हैं, ट्विस्टेड रहते हैं, ट्विस्टेड ईच अदर, ट्विस्टेड ईच अदर। ठीक है, कैसी क्वेलिंग होगी, ऐसी होगी, ऐसी। ये होती है आपकी प्लेक्टोनोमिक। जो पैरानोमिक होती है
उसमें पैरानोमिक में एक जो क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड्स वो स्ट्रेट रहता है, क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है, और उसमें फिर कॉइलिंग होती है। सेकेंड की कैसे होती है, ऐसे, ये होती है पैरानोमिक। तो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्लेक्टोनोमिक, एक होती है पैरानोमिक। तो प्लेक्टोनोमिक जो होती है वो जो कॉइलिंग पाई जाती है वो माइटोटिक प्रोफेज में पाई जाती है। किस में, माइटोटिक प्रोफेज में। मतलब माइटोटिक प्रोफेज मतलब कहने का माइटोसिस में प्रोफेज फेज में पाई जाती है। प्रोफेज में क्वेलिंग मैंने बताया था ना, कंडेंस्ड फॉर्म में क्वेलिंग हो रही है वहाँ पे। ये होती है आपके मियोसिस के प्रोफेज में। किसके, मियोसिस के प्रोफेज में, मियोसिस के पैरानेमिक। ठीक है, तो इसमें अब एक चीज़ और देख लें, टू स्ट्रैंड टुगेदर ट्विस्टेड बाई किससे, कोहेसिन, जो एस फेज में जो जिसका निर्माण होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ओरिएंटेशन, को ओरिएंटेशन, ऑटो ओरिएंटेशन, ये आपने देख लिया। अब इसका आप चित्र से देख सकते हैं, ये आपका इंटरफेज है, मैंने इंटरफेज आपको पढ़ाया है अभी। और जो अर्ली प्रोफेज में बताया कि वो किस में जो क्रोमेटिन है, जो क्या है क्रोमेटिन है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आप। मिड प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमेटिड पहुंच जाते हैं, जो क्रोमेटिन्स हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म उसका हो जाता है। और जो लेट प्रोफेज है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विजिबल होने लगते हैं। ठीक है, ये दिख भी रहे होंगे आपको। ये हो गया लेट प्रोफेज में। इसके बाद आता है मेटाफेज। तो इसके मैं आपको सबके चित्र बना के सही से बताया दे रहा हूँ कि आखिर चित्र में आप चित्र किस प्रकार बनाएंगे। तो आप प्रोफेज का तो बिल्कुल नॉर्मल सा चित्र आप बना सकते हैं जैसा बना हुआ है। अब आते हैं मेटाफेज में। तो मेटाफेज में ये आपकी सेल है, ये आपका इक्वाटोरियल प्लेट है, ये इक्वाटोरियल प्लेट है। अब हम इसमें वहाँ से हम मान लेते हैं कि इसमें हमने 4 क्रोमोसोम लिए। कितने, 4 क्रोमोसोम। अब मैंने बताया था जो 4 क्रोमोसोम हैं वो उनका डुप्लीकेशन हो चुका है, डुप्लीकेशन, या आप कह सकते हैं सिंथेसिस। क्या हो सकता है, सिंथेसिस हो गया है, इस तरह के होंगे। अब मैं डुप्लीकेशन को आप बता दे रहा हूँ कि रिप्लीकेशन या डुप्लीकेशन होता क्या। तो जो रिप्लीकेशन होता है, ये मान के चलें ये कोई सिक्का है, क्या है ये सिक्का है, इसके कई सारे लोगों ने इसका डुप्लीकेट बना दिया, एक डुप्लीकेट सिक्का बना दिया। तो हम क्या कहेंगे, ये डुप्लीकेट सिक्का है, इसका ये डुप्लीकेट है। किसका, ओरिजिनल सिक्का का ये डुप्लीकेट है। तो हमने क्या किया, इसका डुप्लीकेट सिक्का बनाया, तो इसको हम कह सकते हैं डुप्लीकेशन। प्रोसेस क्या कहला सकती है हमारी, डुप्लीकेशन। हमने डुप्लीकेट सिक्का बनाया। ऐसे ही ये डीएनए होता है, डीएनए का एक डुप्लीकेट बनता है, ऐसे सेम वैसा ही बनता है, उसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन। इसी का नाम होता है रिप्लीकेशन। क्या होता है, रिप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को ही हम कहते हैं रिप्लीकेशन। ये इसी को सिंथेसिस ऑफ डीएनए क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो रिप्लीकेशन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एक ही है। तो इसका जो डबल स्टैंड आपने देखा कि डबल स्टैंड बन गया है। हम इस थोड़ा बड़ा चित्र बना लेते हैं। ये आपकी सेल प्लेट है, क्या है, ये सेल प्लेट है। इसमें अब क्या होना है, क्रोमोसोम का, तो ये सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम की, एक क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम को हमने इक्वाटोरियल प्लेट पे क्या कर दिया है, इक्वाटोरियल
इक्वेटोरियल प्लेट पे सेटअप कर दिया है। ठीक है, ये आपका ध्रुव हैं, पोल हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पोल। क्या हैं, पोल्स हैं। इनसे ये आपका स्पिंडल फाइबर है। क्या है, स्पिंडल फाइबर, जो कहाँ से अटैच होगा, सेंट्रोमियर से। कहाँ से अटैच होगा, ये आपका है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये इतना चित्र हमारा बनेगा मेटाफेज में। किस में होगा, मेटाफेज में। अब इसके बाद आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में कुछ नहीं है। एनाफेज में इसका क्या होगा, क्रोमोसोम का डिवीजन होगा। मैंने पहले भी बताया आपका, क्या होगा, क्रोमोसोम का डिवीजन होगा। अब ये क्रोमोसोम है, अब इनका जब डिवीजन होगा तो आप ही समझें कि यहाँ से ऐसे डिवीजन होगा। आप ये चित्र बना लिए होंगे, ये यहाँ से ये ऐसे डिवीजन हो जाएगा। तो इसमें डिवीजन में एक पार्ट क्रोमोसोम का ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक पार्ट आपका ये है, एक ये है, एक पार्ट ये हो गया। ऐसे आप चौथा भी यहाँ बना सकते हैं, ये चौथा। अब ये ऐसे, ये पोल है, पोल से स्पिंडल फाइबर से सेपरेट हो जाएंगे। क्या होंगे ये, इनका क्या हो जाएगा, सेपरेशन। क्या हुआ, ये सेपरेशन हो गया। किसका सेपरेशन हो गया, क्रोमोसोम का। जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट सेपरेट अलग अलग अपोजिट पोल में पहुंच गई। ये हो गया आपका एनाफेज। क्या हो गया, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड का सेपरेशन होना है। किसका, क्रोमेटिड्स का, जेनेटिक मटेरियल का एक अपोजिट पोल में पहुंचना है। ठीक है, तो इसमें जो क्रोमेटिन, जो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होती है किसमें, मूवमेंट में, उसे कहते हैं काइनेटोकोर। जब हमारी सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स के मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है, उस समय उस सेंट्रोमियर को कहा जाता है काइनेटोकोर। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर। क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर। ठीक है, मूवमेंट में जो सेंट्रोमियर भाग लेती है उसे कहते हैं काइनेटोकोर। ये एनाफेज हो गया। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके पॉइंट। आपने देख लिया, ये मेटाफेज में है, ये एनाफेज में आपके सेपरेट हो गए हैं, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गई हैं क्योंकि ये डुप्लीकेट हो चुकी थी। तो एक पार्ट डुप्लीकेट गया इस तरफ अपोजिट पोल में, एक अगेन अपोजिट पोल में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये एनाफेज में। तो प्रोफेज में ये लॉन्गेस्ट फेज है। प्रोफेज, क्रोमेटिन थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। मिड प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस्ड हो जाते हैं। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसिपियर हो जाती है। आपको इतना ही याद रखना है कि न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या करना है, डिसिपियर करवाना है, कंडेंस्ड फॉर्म वो करवाना है। और इसमें जो क्रोमोसोम है वो विजिबल होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, विजिबल होने लगेंगे। ये हो गया प्रोफेज में। प्रोफेज का आप चित्र बना लेंगे। देन मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो अब आप देखते हैं प्लांट में जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। कौन स्पिंडल फाइबर को निर्माण करता है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये कब बनी थी ट्यूबुलिन प्रोटीन, हमारी बनी थी ये G2 फेज में। तो होगा यहाँ पे या नहीं होगा, G2 फेज में। G2 फेज में ट्यूबुलिन बनी थी, वो हमें स्पिंडल फाइबर बनाती है। ठीक है, और जब एनिमल में बात आती है, एनिमल में, तो उसमें सेंट्रोसोम कौन, सेंट्रोसोम में जो उसके दो भाग होते हैं, सेंट्रियोल, दो कॉपी होती हैं, दो सेंट्रियोल होते हैं, वो स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेट, ऑटो ओरिएंटेशन। ठीक है, जब क्रोमोसोम ऑटो ओरिएंटेशन में इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज होते हैं, सेटअप होते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं मेटाकाइनेसिस।
ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? मेटाकाइनेसिस कहते हैं क्रोमोसोम का अरेंज होना। कोहेसिन डिग्रेडेड बाय सेपरेज एंजाइम, मैंने आपको बताया था कोहेसिन पाया जाता है। दो ये आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, डुप्लीकेटेड ये क्रोमोसोम हैं। ये जो क्रोमेटिड अटैच हैं, ये अटैच हैं कोहेसिन से। किससे? कोहेसिन से। तो ये जब तक कोहेसिन हमारा क्या नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा, तब तक हमारे ये अलग कैसे हो जाएंगे? तो इसमें क्या होता है कि डिग्रेडेशन होता है कोहेसिन का। तो कोहेसिन का जो डिग्रेडेशन होता है वो सेपरेज एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेपरेज एंजाइम के द्वारा। तो आप सेपरेज एंजाइम के द्वारा ध्यान रखिएगा कि कोहेसिन का डिग्रेडेशन हो गया, जिसके वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो मूव कर सकेंगे, अपोजिट पोल में जा सकेंगे। और जो हमारा कोहेसिन है वो कहाँ पे इसका कोहेसिन प्रोटीन का निर्माण हो रहा था? एस फेज में। ये भी आपको याद ही होगा। इसमें क्या कर सकते हैं? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर का मार्फोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं। क्लियर विजिबल होते हैं इस समय, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट होते हैं, थिकेस्ट होते हैं, शॉर्टेस्ट थिकेस्ट फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहाँ पे मार्फोलॉजी की स्टडी की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा आप। मेटाफेज, देन इसके बाद एनाफेज। एनाफेज में स्प्लिटिंग होती है क्रोमोसोम की, स्प्लिटिंग या सेपरेशन होता है। क्या होता है? सेपरेशन। ये मैंने आपको बताया, सेपरेशन होता है, स्प्लिटिंग होती है। सेंट्रोमियर इन्वॉल्व, जो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होती है मूवमेंट में, वैसे ही सेंट्रोमियर को कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। क्रोमोसोम मूव्स इन अपोजिट पोल, जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल में मूव हो जाते हैं, मूव्स करते हैं, ठीक है, जाते हैं। सुगोसिन प्रोटीन आर कम्प्लीटली डिग्रेडेड। अब ये बात आती है सुगोसिन प्रोटीन है क्या? सुगोसिन प्रोटीन होती है जो आपके सेंट्रोमियर में पाई जाती है। किस में? सेंट्रोमियर में। जो दोनों क्रोमोसोम को, दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं उनको क्या करती है? अटैच कराने का काम करती है, अटैच कराने का। तो अब यहाँ पे तो सेंट्रोमियर का भी वो होना है, क्या होना है? सेपरेट होना है, टूटना है। और इनके बीच जो कोहेसिन थी, कोहेसिन तो डिग्रेड हो गई थी, लेकिन जब सेंट्रोमियर कब डिग्रेड होगी? ये हुई एनाफेज में। और सुगोसिन कहाँ होगी? ये होगी सेंट्रोमियर में, ठीक है। सुगोसिन प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो जाता है एनाफेज में। इसमें मूवमेंट हो गया, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए। इसके बाद आता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या है? ये आपकी सेल है, सेल में टीलोफेज में मैंने बताया था, इसे रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये अपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ अपीयर हो जाएगी। किस में? ये जो आपके क्रोमोसोम आए, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर क्या हो जाएगा? उसके ऊपर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे बना देंगे आप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस ये अपीयर हो जाएगा, अगेन अपीयर हो जाएगा। ऐसे इसमें आप बना देंगे, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ न्यूक्लियोलस, ये अपीयर हो जाएंगे। बाकी सेल में जो साइटोप्लाज्म में जो भी था वो अगेन अपीयर होने लगेगा, ठीक है। तो हमने अभी डिवीज़न पढ़ा न्यूक्लियस का। किसका? न्यूक्लियस का डिवीज़न तो हमने करवा लिए, लेकिन डबल जो हो गया था साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म का अभी तक डिवीज़न नहीं हुआ। इसमें स्पिंडल फाइबर डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है कोई। कंप्लीट डिसअपीयर मटेरियल अगेन रीअपीयर हो जाएगा। जितना पहले कंप्लीट डिसअपीयर हो चुका था वो अगेन क्या हो जाएगा? अगेन हो क्या जाएगा? रीअपीयर हो जाएगा। ये आपको हो गया टीलोफेज। क्या हो गया? टीलोफेज। टीलोफेज में अगेन रिपेयर हो जाना किसका? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब हम आते हैं साइटोकाइनेसिस में। किस में? साइटोकाइनेसिस। क्योंकि न्यूक्लियर का हम डिवीजन पढ़ चुके, न्यूक्लियस का। साइटोकाइनेसिस में ये आपकी सेल है, ऐसे डिवीजन होगा साइटोकाइनेसिस का। ये आपकी कौन सी है? ये क्लीवेज फर्रो बनेगी, क्लीवेज फर्रो बनेगी, ठीक है। ये बनेगी एनिमल में, और इससे आपकी 2 सेल का निर्माण हो जाएगा। किसका? 2 सेल का। ये आपके 4 क्रोमोसोम इसमें होंगे, बस ये क्या होंगे? ये रिप्लिकेटेड नहीं होंगे।
अंतर क्या होगा, ये रिप्लिकेटेड नहीं होंगे। पहले क्या थे वो मदर सेल में, वो रिप्लिकेटेड थे। ठीक है, तो ये 2n और ये 2n ये रिप्लिकेटेड नहीं होंगे। ये क्या होंगे आपके, ये 10 kb होंगे, जैसे आपने एग्जांपल के लिया था, ये भी 10 kb के होंगे। ये डॉटर सेल बन गई, सेम बन गई। और जब सेल प्लेट क्या होता है, जब सेल प्लेट बनती है तो सेल प्लेट में ये सेल है, ऐसे प्लेट का निर्माण हो जाता है और यहाँ से सेल टूट जाती है, अलग हो जाती है, दो सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये होता है प्लांट में। तो प्लांट में सेल प्लेट के द्वारा निर्माण होता है, सेल प्लेट्स किसका, साइटोकाइनेसिस के, जो साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा प्लांट में होता है, क्लीवेज फर्रो के द्वारा, और कंस्ट्रक्शन रिंग के द्वारा किस में होता है, एनिमल में। तो हमने टीलोफेज भी पढ़ लिया। अब जो टीलोफेज देख लिया हमने, टीलोफेज का देख रहे हैं आप, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है जो अपोजिट पोल में गया, ये जेनेटिक मटेरियल जो अपोजिट पोल में गया, उनमें लेयर बन जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसमें जो क्रोमोसोम होगा, अब वो कैसा क्रोमोसोम होगा, इसके अंदर एक ऐसा होगा, 2 3 4 ऐसे क्रोमोसोम होंगे। इसमें भी ऐसे होंगे, 1 2 3 एंड 4। और पहले हमने क्रोमोसोम कैसे लिए थे, जो रिप्लिकेटेड थे। मतलब कहने का, रिप्लिकेटेड जो था उसे हमने सेपरेट करके बराबर बराबर भाग में दोनों डॉटर सेल में हमने बांट दिया। ठीक है, और ये सेल बन गई डिप्लॉयड सेल। आपको समझ में आ गया कि हमने डिप्लॉयड से डिप्लॉयड कैसे बनाया, जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेटेड करके बनाया। तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस। आपने साइटोकाइनेसिस पढ़ लिया, टीलोफेज पढ़ लिया, एनाफेज एंड मेटाफेज, प्रोफेज। तो हमने माइटोसिस के, जो माइटोसिस में जो भी था और डीप था उसे हमने पढ़ लिया है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जो जीरो फेज होती है, मैंने आपको ये नहीं बताया क्योंकि आप मुझे ये आप बताएं कि जीरो फेज क्या होती है, जीरो फेज क्या होती है और ये किस में होती है, जीरो फेज का मतलब क्या है, इसका क्या ड्यूरेशन होता है, इसके बारे में आप जो भी जानते हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मैं समझ पाऊँगा कि जीरो फेज के बारे में आप लोग जानते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।